स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था सीआरटी के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर देखा था, वर्किंग देखा था, जो अलग अलग नेम्स थे उसके बारे में अच्छे से हम क्लियर हुए थे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो डिफ्लेक्शन शो होता है स्क्रीन पे वो किस इक्वेशन से रिलेटेड है, वो क्या पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन जब वो डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को अच्छे से समझेंगे। कुछ लोगों को वो कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन इजी डेरिवेशन है, ठीक है। तो उस डेरिवेशन को समझने से पहले मैं कुछ 11-12 के फिजिक्स का बात करने वाला हूं जिससे मैं बाद में रिलेट करूंगा, जो मैं डिराइव करूंगा। तो फिजिक्स में क्या बात कर रहा हूं मैं कि अगर आपके पास यहाँ एक ग्राउंड है और एक टावर है और आप यहाँ पे एक बॉल लेके फेंकते हैं विथ वेलोसिटी v इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब कि x एक्सिस, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक y एक्सिस है। तो जो बॉल होता है इसका जो पाथ होता है कुछ इस टाइप से होता है और यहाँ पर ये हिट करता है ग्राउंड को, ठीक है। तो आपने बॉल को कुछ इस टाइप से फेंका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, बट वो बॉल नीचे भी जा रहा है। तो नीचे किसकी वजह से जा रहा है? क्योंकि ये बॉल एक फील्ड के अंदर आता है। कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण एक इसके पास एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, एक फोर्स आता है, ठीक है। फोर्स आएगा नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि इसके पास अगर नीचे के डायरेक्शन में यानी कि बोले वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स आ रहा है, ये कौन सा फोर्स है? उसका वेट के बराबर, ठीक है, वही m/g। तो वो फोर्स के कारण नीचे के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी भी आएगा जो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। इसीलिए क्या होता है, ये बॉल नीचे का पाथ फॉलो करता है। अगर नीचे कोई फोर्स नहीं होता तो बॉल कौन सा पाथ फॉलो करता है? सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो अजम्पशन मैंने लिया है। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां यूज करने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं और इसको आप माइंड में रखिए जो मैंने अभी बताया है 11-12 का जो भी आपने पढ़ा था। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपके पास एक एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग एनोड, ठीक है। इसका क्या काम था ये भी मैंने बताया था। एक्सेलरेटिंग एनोड की जस्ट बात क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है। अब बताओ हॉरिजॉन्टल प्लेट क्या करता है? इस टाइप से होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो अगर इस टाइप से हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन बीम आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेट में वो डिफ्लेक्शन कितना शो करेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बोल सकता हूं? वाई एक्सिस भी, ठीक है, वाई एक्सिस में वो डिफ्लेक्ट होने वाला है। चलिए, तो जब एक्सेलरेटिंग एनोड में इलेक्ट्रॉन बीम आता है वो क्या यूज करता है? ये किस काम में आता है? इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है कौन? एक्सेलरेटिंग एनोड। तो जब वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा तो उसके पास एक वेलोसिटी आएगा, इसको हम बोल रहे हैं v ऑफ x। और ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? देखिए आप किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब कि x एक्सिस में है। x एक्सिस में आपके पास एक वेलोसिटी है, वो क्यों आया है? एक्सेलरेटिंग एनोड की वजह से। तो मैं मान लेता हूं एक्सेलरेटिंग एनोड किसी पोटेंशियल पे होगा और वो मैंने बताया था आपको रफ आइडिया, इसका पोटेंशियल कितना होता है? 2000 वोल्ट के अराउंड, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूं v ऑफ a, वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 2000 वोल्ट के अराउंड, ठीक है। इस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी गेन करता है और वो एनर्जी कहां जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। और उस काइनेटिक एनर्जी से एक वेलोसिटी उसके पास आता है, वही वेलोसिटी क्या है? v ऑफ x। तो क्या मैं इस वेलोसिटी को रिलेट कर सकता हूं इसके पोटेंशियल से? कैसे रिलेट करूंगा? सिंपल बताइए। अगर आपने जो मैंने अभी बताया था, आपने बॉल फेंका नीचे गया तो जो वेलोसिटी नीचे गया था उसको आप एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू भी सॉल्व करते थे और वेलोसिटी निकाल देते हैं। इसीलिए यहां भी मैं क्या कर रहा हूं? एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके वेलोसिटी निकालूंगा v ऑफ x इन टर्म्स ऑफ v ऑफ a। तो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जो चार्ज होता है इनटू जो पोटेंशियल गिवन है v ऑफ a, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी अगर लूज हुआ तो कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहां से बताइए v ऑफ x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा?
2 टाइम्स EV ऑफ ए अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैंने रिलेट कर दिया V ऑफ x को V ऑफ a से? समझ में आ गया? तो हमारे पास V ऑफ x के बारे में पता है। अब ये V ऑफ x जो इलेक्ट्रॉन का है वेलोसिटी, वो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेट में, और हॉरिजॉन्टल प्लेट में भी एक पोटेंशियल होता है। वो पोटेंशियल कहां से आता है? एक्सटर्नल सिग्नल, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो जो सिग्नल देखना चाहते हैं उसके पास अपना एक कोई पोटेंशियल होगा, समझ में आ रहा है? वही पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल प्लेट पे एक्ट करता है। बट यहां मैं डेरिवेशन कर रहा हूं तो एजम्पशन ये कर रहा हूं कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेट में वोल्टेज आ रहा है उसको मैं फिक्स कर देता हूं, ठीक है। एक फिक्स वोल्टेज ले लेता हूं मैं, जिसे मान लेते हैं V ऑफ H पोटेंशियल इसका, और नीचे ग्राउंड है, ठीक है। तो अगर V ऑफ H पोटेंशियल है हॉरिजॉन्टल प्लेट का, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में वो D है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं लूंगा E ऑफ H, इसको क्या बोलूंगा? V ऑफ H अपॉन D। ये आपने पढ़ा होगा 11-12 में, सब 11-12 का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है। तो E ऑफ H जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेटअप हुआ वो क्या होगा? V ऑफ H अपॉन D, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इंटर करने वाला है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मुझे बताइए, अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो एक फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। और यहां पे जो चार्ज पार्टिकल वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे कैसे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये आप लोगों को तो पता होगा पहले से। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स जस्ट अपोजिट लगता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में तो लेफ्ट में लगेगा फोर्स। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस फील्ड में आया तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, F। अब ये ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैं इसको बोल सकता हूं फोर्स, क्या बोल सकता हूं? F बाई। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन के पास एक इनिशियल वेलोसिटी भी था। कौन सा वेलोसिटी था? V ऑफ x। अब इसको रिलेट कीजिए जो मैंने पहले बताया था, एक बॉल को फेंका, वेलोसिटी मैंने दिया था, और एक नीचे की तरफ फोर्स लगा था। वो फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण लगा था। यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे। बहुत लोग पूछ सकते हैं क्या इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा फोर्स, लेकिन इसका मास बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत ही नेग्लिजिबल इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। जो mg लग रहा है नीचे की तरफ, समझ में आया? क्योंकि मास बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? एक आगे की तरफ V ऑफ x है और F बाई ऊपर की तरफ लग रहा है। तो सिमिलरली बताइए, अगर मैं बॉल को फेंका, बॉल कुछ नीचे की कर्व को लिया था, वो कौन सा कर्व बनता है? पैराबोला बनता है। तो यहां पर क्या बनना चाहिए? पैराबोला बनना चाहिए। तो यहां भी क्या होगा? एक जो इलेक्ट्रॉन पाथ फॉलो करेगा वो क्या बनेगा? पैराबोला, ठीक है। एक मैंने पैराबोला बना दिया। इसको मैं इक्वेशन से भी देखूंगा कि पैराबोला आ रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है पैराबोला ही आना चाहिए, क्योंकि जो बॉल में फेंकता था वो भी क्या था? पैराबोला। 11-12 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक। तो यहां भी क्या बनने वाला है? पैराबोला। अब मुझे बताइए कि जब ये प्लेट यहां तक है सिर्फ, अब ये प्लेट यहां से खत्म हो चुका है, तो जैसे ही खत्म होगा तो इस पॉइंट पे इसके पास कुछ y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा vy, कुछ x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा xy। समझ में आया होगा? बिल्कुल। तो जैसे ही प्लेट से बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन, आगे अप्रोच करेगा, तो क्या होने वाला? उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, क्योंकि आगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यानी कि ये जो वेलोसिटी है v ऑफ y और x ऑफ y वो फिक्स हो जाएगा। अगर फिक्स हो जाएगा तो बताओ मुझे इसे कि इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करेगा? एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि कोई डेविएशन हो ही नहीं रहा कहीं भी। तो जिस पाथ पे फोर्स खत्म हुआ उसी पाथ को कंटिन्यू करेगा। और अगर आप अच्छे से देखें पीछे, इसको ट्रेस बैक करने, आप अगर ट्रेस बैक करेंगे इस पाथ को, स्ट्रेट लाइन को, तो ये एक यहां पे ये कट करने वाला है पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू होगा वो भी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या जानना है कि जो प्लेट के अंदर पाथ फॉलो करने वाला इलेक्ट्रॉन बीम वो पैराबोलिक नेचर का होगा, ठीक है। और प्लेट के बाहर जो पाथ फॉलो करने वाला वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन।
और हमारे पास यहां पर क्या है, स्क्रीन है। समझ में आ गया? ये मैं बोल रहा हूं y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पैराबोला और जो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पैराबोला का क्या है, टेंजेंट है, लेकिन किस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे जहां पर वो लीव कर रहा है। और इस पॉइंट का अगर x एक्सिस में यहां से मान रहा हूं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो अगर देखूं x का डिस्टेंस 0 से यहां तक, इस पॉइंट पे x इक्वल टू किस पॉइंट पे, x इक्वल टू, अगर मैं इसको LD मान रहा हूं, ये LD क्या है, प्लेट का लेंथ, तो x इक्वल टू LD पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, वही टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है। ये चीज आपको दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको बोलूं y, x कोऑर्डिनेट, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, y का वैल्यू मुझे नहीं पता, x का वैल्यू क्या है, L ऑफ d। L ऑफ d क्यों आया, क्योंकि प्लेट का लेंथ कितना था, L ऑफ d, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था यहाँ पे, इसीलिए डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, L ऑफ d। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y, L ऑफ d। y कैसे निकालेंगे पता नहीं, देखते कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन, इस कर्व का इक्वेशन निकालता हूं। तो इस कर्व का इक्वेशन कैसे निकलेगा, सिमिलरली जो आप 11-12 में निकालते थे, जो बॉल फेंकते थे, सिमिलरली यहां भी यही करने वाले हैं। तो मुझे बताओ, बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, कोई भी वेलोसिटी नहीं था, लेकिन एक फोर्स स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी कुछ आएगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगा वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इनटू t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 था, तो y ऑफ d क्या हो जाएगा, 0 इंटू t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो y में d हटा रहा हूं, सिर्फ y लिख रहा हूं, y इक्वल टू क्या हो गया, हाफ a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर। और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है अपॉन मास, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना लगा था, एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्ट कर रहा है तो उस पे फोर्स कितना लगता है, बताइए, सिंपल, फोर्स कितना लगेगा, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, चार्ज पार्टिकल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो किया था मैंने, ई ऑफ एच से, यानी कि ई ऑफ एच लगेगा। ई इंटू ई ऑफ एच का वैल्यू कितना था, वी ऑफ एच अपॉन डी। तो जो फोर्स लगने वाला है वाई डायरेक्शन में वो कितना लगेगा, E इंटू वी ऑफ एच अपॉन डी। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है, यही फोर्स लगने वाला है। और इसकी वजह से क्या आने वाला है, एक एक्सेलरेशन आएगा, वो कैसे इक्वेट करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन। तो ए ऑफ वाई कितना हो गया, ए ऑफ वाई कितना हो गया, E इंटू वी ऑफ एच अपॉन डी एम ई। समझ में आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, मैं यहां पुट कर रहा हूं वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का क्या हो गया, हाफ इंटू ई वी ऑफ एच अपॉन डी इंटू एम ई इंटू टी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब मैंने y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तभी तो मैं एक इक्वेशन निकाल पाऊंगा पैराबोला का। समझ में आ गया। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, x ऑफ d इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v ऑफ x, जो कि कहां से मिला था, एक्सेलरेटिंग एनोड से। तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो गया, v ऑफ x इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कुछ भी था क्या, नहीं, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है x डायरेक्शन में, सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे, 0 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट v ऑफ x इंटू टी। तो xd को मैं सिंपल x लिख रहा हूं, v ऑफ x इंटू टी। अब देखिए, अगर मैं दोनों इक्वेशन से t एलिमिनेट करूंगा तो एक y और x में हमारे पास इक्वेशन आएगा, और वही इक्वेशन क्या दिखाएगा, इस पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, तो t को एलिमिनेट करते हैं, t क्या हो जाएगा, यहां से देखिए t इक्वल टू क्या है, x अपॉन वी ऑफ x। ठीक है, x अपॉन वी ऑफ x, और मैं इसको पुट कर रहा हूं यहां पे। अगर यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, y इक्वल टू हाफ e वी ऑफ h अपॉन डी एम ई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी ऑफ x का होल स्क्वायर।
ये समझ में आया, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस इक्वेशन को इस साइड लिख रहा हूं ताकि फिगर में कुछ प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को समझने में। तो क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल टू हाफ ई वी ऑफ एच डी एम ई 1/v ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए क्या ये इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और ये बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं, तो वही आना भी चाहिए था पैराबोलिक इक्वेशन, और पैराबोलिक इक्वेशन आ भी रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशन, y इक्वल टू हाफ ई वी ऑफ एच अपॉन डी एम ई इंटू 1/v ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर इस टेंजेंट यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? और ये स्ट्रेट लाइन क्या है? इस पैराबोलिक का टेंजेंट किस पॉइंट पे? x इक्वल टू एल डी पॉइंट पे दिख रहा है, एल डी पॉइंट है, x इक्वल टू एल डी पॉइंट पे टेंजेंट है पैराबोला का ये स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई भी आपके पास कर्व है, इसका अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा क्या होता है किसी भी पॉइंट पे? dy बाई डी ऑफ x। ठीक है, तो tan थीटा मैं लिखूं यहां पर dy ऑफ dx, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? हाफ e v ऑफ h अपॉन डी एम ई 1/v ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू 2x, 2 कैंसिल आउट हो गया यहां से, तो क्या बच गया आपके पास? e v ऑफ h डी एम ई 1/v ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू x। यही आ गया आपके पास क्या? स्लोप एट एनी पॉइंट। और आप देख सकते हैं स्लोप इंक्रीज कर रहा है जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, और ये होना भी चाहिए। पैराबोला में क्या होता है? कुछ इस टाइप से कर्व जाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से कर्व जाता है। ऑब्वियस ही बात है इसका स्लोप कम है और आगे जाएंगे स्लोप बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन मुझे किस पॉइंट पे स्लोप चाहिए? x इक्वल टू एल डी पे चाहिए, इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? x इक्वल टू एल डी पे चाहिए, तो मैं स्लोप निकालता हूं tan थीटा कहां पे? x इक्वल टू एल डी पे, तो ये क्या आएगा? डी एम ई इंटू 1/v ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एल ऑफ डी। और ये जो tan थीटा आया है यहां पर, थीटा क्या दिखा रहा है? यही थीटा है, यही तो स्लोप निकाला मैंने इस पॉइंट का। ठीक है, tan थीटा, और ये स्लोप किसका है? इस टेंजेंट का। और ये टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का, यानी कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का क्या है? स्लोप गिवन है। ये क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो मैं इसको अब लिखता हूं ऊपर। क्या आ गया मेरे पास? tan थीटा इक्वल टू ई वी ऑफ एच अपॉन डी एम ऑफ ई इंटू 1/v ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एल डी। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे से एक एक पॉइंट रिलेट करके इजी तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है? तो आप देखिए जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन की वजह से। यही स्ट्रेट लाइन पे इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, सब जगह मूव करने वाला है। तो मैं इस जो स्ट्रेट लाइन है मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेट लाइन का अगर मैं ट्रेस बैक करता हूं तो यहां कट करता है, यानी कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बोल सकते हैं एक्स एक्सिस में। तो मान लेते हैं मैं एक डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये कितना है? L, और ये जो y डायरेक्शन में गया है वो कितना है? मान लेते हैं D। समझ में आ गया? ये L है और ये है D। अब बताइए मुझे कि जो tan थीटा होगा वो क्या होगा? क्या होता है? D अपॉन L होगा। समझ में आ रहा? tan थीटा क्या होगा? D अपॉन L। तो मैं यहां पर लिखता हूं tan थीटा इक्वल टू D अपॉन L, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों tan थीटा है, दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको इक्वेट कर रहा हूं, d अपॉन L इक्वल टू ई वी ऑफ h अपॉन डी एम ई 1/v ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एल डी। ठीक है, अब मुझे यहां से बताओ जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो गया फिर? L टाइम्स ई वी ऑफ h एल डी
अपॉन डी एम ई वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और क्या वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मुझे पता था क्या? यहां पे पता है वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 टाइम्स ई वी ऑफ ए अपॉन एम ई, यानी कि ये क्या लिख सकता हूं उसको मैं, एल ई वी ऑफ एच एल डी अपॉन डी एम ई। वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कितना था? 2 टाइम्स ई वी ऑफ ए और एम ई ऊपर चला जाएगा, एम ई कैंसिल आउट हो गया, ई भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास? एल वी ऑफ एच इंटू एल डी अपॉन डी 2 टाइम्स डी वी ऑफ ए। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या आया आपके पास? एल इंटू वी ऑफ एच इंटू एल डी अपॉन 2 डी वी ऑफ ए। ये क्लियर हुआ आपका? ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल डिफ्लेक्शन का वाई एक्सिस में जो डिफ्लेक्शन आया है उसका इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास आया उससे क्या क्या समझ सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला चीज जो समझना है वो क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ। सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ क्या होता है? डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेट का जो पोटेंशियल था वो क्या था? वी ऑफ एच। ठीक है, तो सेंसिटिविटी यहां से क्या आ गया? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या था? एल वी ऑफ एच इंटू एल डी अपॉन 2 डी वी ऑफ ए अपॉन वी ऑफ एच। तो यहां से क्या आ गया आपके पास? एल इंटू स्मॉल एल डी 2 डी वी ऑफ ए। तो आपको क्या दिख रहा है? सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो लेंथ ले रहे हैं हम लोग L उस पे, कॉमा L ऑफ D जो प्लेट का लेंथ है उस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे? जो D डिस्टेंस है उस पे, और किस पे? 1 अपॉन V ऑफ A। V ऑफ A क्या था? एक्सेलरेटिंग एनोड का पोटेंशियल। मतलब कि अगर एक्सेलरेटिंग एनोड का पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगा। समझ में आया? अगर मैं जो डिस्टेंस है प्लेट का, ठीक है, टू स्क्रीन, उसको इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या हमारे पास? डिफ्लेक्शन फैक्टर। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है सीआरओ का? सिंपल, डी क्या होगा? 1 अपॉन सेंसिटिविटी। ठीक है, और सेंसिटिविटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसको पुट करेंगे, जस्ट ये उल्टा हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके VA से। मतलब अगर VA का वैल्यू ज्यादा बढ़ा दिया ना तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। सेंसिटिविटी कम होगा तो अच्छे से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जो कि हम चाहते नहीं है। समझ में आ गया? और अगर आप ये देखें कि अगर आप इस प्लेट का V ऑफ X बढ़ाते हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेट का वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो क्या होने वाला है कि फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगा। ठीक है, ज्यादा फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, तो ज्यादा ऊपर जा पाएगा, प्रोवाइडेड एक्सेलरेटिंग एनोड का पोटेंशियल कम हो। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप V ऑफ H बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसको अगर V ऑफ A को कम रखेंगे तो डिफ्लेक्शन अच्छा मिलेगा, सेंसिटिविटी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर V ऑफ H को डिक्रीज करेंगे और ये इंक्रीज रहेगा तो ये खराब सीआरओ है। तो इतना चीज आपको क्लियर होना चाहिए सेंसिटिविटी को लेके, कैसे सेंसिटिविटी डिपेंड करता है चीजों पे। ठीक है, तो आप लोग जब भी इस यूनिट को पढ़े तो क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ये पैराबोलिक पाथ क्यों आता है ये पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से स्टार्ट होता है ये पता होना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है ये भी पता होना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन ही गाइड कर रहा है आपका डिफ्लेक्शन को, इसीलिए मैंने स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन लिया है फाइनली। तो कैसे मैं रिलेट किया tan थीटा को, कैसे मैंने निकाला, ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट था, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं सीआरओ के वर्किंग को, अगर आप ये चीजें को ध्यान रखते हैं तो। ठीक है, तो अब आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चंस बनाने का।